तो बच्चों, कैसे हो सब लोग। एग्जाम तक जो भी वीडियो आ रही हैं उन सबको आशा करते हैं कि आप देखते जा रहे हैं। और क्योंकि जब आप एग्जाम देके आएंगे तो हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि भाई कौन कौन सी वीडियो से कौन कौन सा क्वेश्चन एज इट इज आया है। आपके अभी प्रिपरेटरी हॉलीडेज भी पढ़ने वाले होंगे आपको, तो आप सबका यही टारगेट रहना चाहिए कि भाई जल्दी से जल्दी हमें सारा कंटेंट पढ़ें जो यहाँ पे चैनल पे आ रहा है, क्योंकि एग्जाम के बाद रिग्रेट होना नहीं चाहिए हमारी तरफ से एक भी बच्चे को, हम ये चाहते हैं, है ना। तो बाकी टीचर भी आपसे जल्दी जुड़ रहे हैं कुछ, है ना। दीपक सूदन सर ने बड़ा अच्छा एक लेक्चर लाया बच्चों के लिए और कह रहे हैं कि सीरीज ला रहे हैं बच्चों के लिए। बस इन सबका प्यार जो है वो बरसते रहना चाहिए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बाकी आपको कहीं भी अब जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों पूरा साल आप काफी पैसे खर्च कर चुके हो स्कूल्स में पढ़ के और ट्यूशन में पैसे देके। अब लॉजिकल मास्टर जी क्लासेस से, लॉजिकल मास्टर जी के ये यूट्यूब चैनल से आपका जुड़ने का समय आ चुका है, जिसमें आपका मेन काम यही है कि भाई बस आपको वीडियोस देखनी है। आपको हर वीडियो का पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप कहिए सर टेस्ट सीरीज चाहिए, आपकी जो भी डिमांड होगी उसे बिल्कुल सुना जाएगा और वो चीज आप सबको दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी आपसे नहीं चार्ज करने वाले हम लोग, क्योंकि हमारा विजन क्लियर है, हमें हर बच्चे तक पहुंचना है जो पढ़ना चाहता है। तो चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट किए बिना आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। सर क्या रहने वाला है? तो सर प्रीवियस ईयर के साइंस के एमसीक्यू लेके आए हैं आपके लिए, ताकि एमसीक्यू वाला पार्ट आपके लिए इजी होता जाए। और ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू है तो सर हम क्या करें, अब आए ना आए। तो बच्चों इस तरीके से ये पढ़ाया जाएगा कि इससे रिलेटेड इस बार क्या बन सकते हैं, तो लेक्चर को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले वही आपको पैटर्न पता है, 3 और आपको मिलेंगे। 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू और रिसेप्शन रीजनिंग देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। आप मिरर से जितनी मर्जी दूर खड़े हो जाइए, अपीयर इरेक्ट, हमेशा जो पर्सन है वो सीधा दिखता है। बताओ मिरर कौन सा होगा? ये तो हमें पता है, हमारे घर में प्लेन मिरर होता है, हम उससे जितनी मर्जी दूर खड़े हो जाएं हम हमेशा सीधे ही दिखेंगे। बट सर कनकेव मिरर में हम जब देखते हैं अपने आप को तो मोस्टली हम अपने आप को उल्टा ही देख पाते हैं, अनलेस एंड अनटिल जब हम पोल के बिल्कुल पास जाते हैं, पोल और फोकस के बीच में इस जगह पे, तो हम अपने आप को सीधा देख पाते हैं, है ना। ऐसा होता है। और सर ये वाला जो मिरर है कन्वेक्स मिरर में हमेशा हम सीधे ही दिखते हैं। तो प्लेन मिरर तो ऑप्शन है, कन्वेक्स मिरर भी ऑप्शन है। क्या दोनों का है? तो हाँ भाई दोनों का है, तो दोनों आपका ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी रफ्तार से। इस तरीके से बताया ना आपको कि अगर आपको हो सकता है इस बार कनकेव पे क्वेश्चन पूछ ले तो पता होना चाहिए। डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। एक कोई बिल्डिंग है जिसके टॉप में डेंजर सिग्नल है और डेंजर सिग्नल का इन्होंने कलर ले रखा है रेड, ठीक है। डेंजर सिग्नल का कलर ले रखा है रेड। These can be easily seen from a distance because among the following। रेड कलर हम दूर से क्यों देख पाते हैं? क्योंकि सर हमें पता है एक व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स में टूटती है। वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना, विब की ओर। तो इसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो ऊपर की तरफ वेवलेंथ ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर सर नीचे की तरफ रहता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। और रेड कलर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो स्कैटरिंग क्या करेगा? कम। तो होना चाहिए कि रेड कलर स्कैटर द लीस्ट। तो पहला है स्कैटर द मोस्ट इन स्मोक, गलत। स्कैटर द लीस्ट, हाँ भाई यही है। और कोई ऑप्शन है क्या? इज अब्सॉर्ब द मोस्ट बाय स्मोक, नहीं। मोस्ट फास्टर, ये भी नहीं है। तो आंसर हमारा बढ़िया से 2 वाला बन जाएगा। द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज 0.5 डायोप्टर। बेसिक सवाल, इजी सवाल लाइट चैप्टर से आपको देखने को मिल रहा है। हमें पता है सर पावर पे क्वेश्चन आया, पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर और फोकस में इनवर्स का रिलेशन है ना। और पावर के बारे में और क्या पूछा जा सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस को कैसे नापते हैं? तो सर डायोप्टर में नापते हैं। बढ़िया बच्चों, वो आएगा शायद इस बार, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो पावर और फोकस के बीच में आपको दिया है कि पावर दी हुई है 0.5, पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.5। फोकल लेंथ क्या होगी? 0.5, 1 जा और ये 2 जा, ये 2 आ गया। बट ये आएगा अपना, सॉरी हमें फोकस निकालना है ना, तो हमने थोड़ी सी जल्दी कर दी यहाँ पे। चलिए देखते हैं। अरे सेम ही था, कुछ नहीं था। पावर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन फोकस, हमें निकालना है फोकस, तो फोकस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन पावर। बढ़िया है ना। तो अब
फोकस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पावर में है 0.5, 0.5 1 जा, ये कितने जा 2 जा। फोकल लेंथ है, लेंथ आएगी ऐसा यूनिट मीटर, हमें बट सेंटीमीटर में ऑप्शन पूछे हुए हैं, तो हमें पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रिक करंट से, करंट मारते हुए क्वेश्चन आया है, ठीक है, करंट मारते हुए। चलिए, द वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस 1 ओम, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है एक वायर का 1 ओम, डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, बोल रहे हैं ये एक वायर है जिसको हमने 2 टुकड़ों में काट दिया, और इसको बाद में हमने एक दूसरे के, ये एक वायर थी, ये दूसरी वायर थी, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल में ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। सर हमें पता है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। यहां पे वायर को तोड़ दिया, पहले इसका रेजिस्टेंस था 1, हमने 2 इक्वल हाफ में इसे अगर स्प्लिट कर दिया है, तो जो 2 हाफ इसके बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 का हाफ 0.5 और इसका भी 0.5, तो ये है 0.5, ये है 0.5, दोनों को लगाया है पैरेलल में। सर रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन Rp इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो हम डालेंगे 1 अपॉन Rp इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 की जगह 0.5 और यहाँ भी आ जाएगा 0.5, इसको मैं लिख सकता हूँ, बेस सेम है तो नीचे 0.5 और ऊपर 1 प्लस 1 2, है ना, 0.5 1 जा और कितने जा 4 जा, तो 1 अपॉन Rp की वैल्यू आ गई 4। और अगर ऑप्शन में 4 दिख गया होता तो कुछ बच्चे कर भी आते, और कुछ ने तो ये 0.5 करके ही इसको टिक कर दिया होगा, है ना, तो ये गलती होती है पैरेलल वाले केस में, इसको नोट करके ध्यान रखना, ये एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करो। हमेशा जब हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालते हैं तो 1 अपॉन Rp की वैल्यू निकल जाती है। अब इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1 अपॉन Rp की वैल्यू है अगर 4, तो Rp की वैल्यू होगी, क्या होगी, 4 नीचे चला जाएगा, 1 अपॉन 4, और 1 अपॉन 4 होता है 0.25, तो 0.25 ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़िया बच्चों, आगे चलते हैं, मजा आ रहा है ना, तो यार बस ऐसे ही लगन से आपने पढ़ते रहना है। हाँ सर पढ़ते रहेंगे, वादा है वादा, पढ़ेंगे हम तो अब सबसे ज्यादा है वादा वादा। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अभी हमने रेजिस्टेंस के फैक्टर पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, या मैं पूरा मैग्नेटिक फील्ड ही लिख देता हूं। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्ट का रिलेशन किसके साथ होगा, इलेक्ट्रिक करंट से, तो करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। दूसरा डायरेक्ट का इसका रिलेशन किसके साथ होगा, दूसरा डायरेक्ट का रिलेशन होता है, सर हमने पढ़ रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में जितने ज्यादा या सॉलिनॉइड में जितने ज्यादा टर्न उतने ज्यादा। और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स का रिलेशन होता है, इनवर्स का रिलेशन किसके साथ होता है, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, किससे होता है, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। तो इससे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहां पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ करंट, बिल्कुल सच बात है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ये दोनों सही है, ऑप्शन मिल गया तो यही आएगा। चमका, बोलो सर बढ़िया चमका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को जब हमने पानी के अंदर डाला तो उसकी एक्वस सोल्यूशन वही होगी, बेस के लिए भी वही है, पानी के अंदर डाला हुआ है। पीएच से क्वेश्चन है ये आपका, हायर द पीएच स्ट्रॉन्ग द एसिड। पीएच अगर ज्यादा होगी, मतलब 7 से अबव वाली ज्यादा ही होगी, तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा क्या, नहीं सर ये गलत है। हायर द पीएच वीकर द एसिड, हाँ भाई अगर 1 से लेके 7 तक पीएच बढ़ती जा रही है तो एसिड जो है वो वीक होता जाएगा, 1 वाला एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, 7 वाला वीक होगा। तो सर ये बात तो बिल्कुल सही है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्ग द बेस, पीएच अगर कम आएगी तो स्ट्रॉन्ग होगा बेस, नहीं सर ये बात तो नहीं है, बेस स्ट्रॉन्ग तो 14 वाला साइड होता है। लोअर द पीएच वीकर द बेस, अगर पीएच कम आएगी तो बेस हमारा क्या होगा, जो है वो वीक होगा। सर ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। बट बच्चों हुआ क्या कि अगर आप भी चेक करोगे और अच्छे से खोजोगे, और सीबीएसई में अगर ये क्वेश्चन आया होता तो ये दोनों ऑप्शन आपको दिए होते। जब आपको दोनों ऑप्शन नहीं दिए हुए तो हम एसिड वाले केस से ही जाएंगे और इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी ही लेंगे, क्योंकि यही इसको सूट कर रहा है। हायर द पीएच वीकर द बेस, क्योंकि ज्यादा लो अगर पीएच हो जाएगी तो वो बेस ही नहीं रहने वाला, ठीक है। तो इसलिए बी इसका ऑप्शन होगा। थोड़ा सा ये मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है, अगर हो तो इसका दोनों होना चाहिए था, ठीक है।
अरे बढ़िया सर, अब ये क्या आ गया है? तो बच्चों ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है और पूछ रहे हैं कौन सी रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन वाले चैप्टर से है, वीडियो पढ़ के आओ, ठीक है। सब कुछ डाला हुआ है यार, पढ़ो ना, कब पढ़ोगे? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन के साथ ऑक्सीजन था, एल्युमिनियम सामने आया, एल्युमिनियम आ गया ऑक्सीजन के साथ, आयरन को लात मार के इन्होंने बाहर निकाल दिया। मोर रिएक्टिव था एल्युमिनियम, इसने लेस रिएक्टिव को बाहर कर दिया, है ना। तो इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलेंगे सर? डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदरवाइज अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इस बार हो सकता है सेम रिएक्शन दे और पूछे कौन सी रिएक्शन है, और ऑप्शन में रिडॉक्स रिएक्शन दिखे तो भाई बिल्कुल सच बात है, क्योंकि यहाँ पे देखो आयरन के पास ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन चले गई है तो ये हुई रिडक्शन, और यहाँ एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं थी, अब ऑक्सीजन आ गई है तो ये हुई ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें क्या हुई? रिडक्शन। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रेड्यूस होता है, जिसमें जो रेड्यूस होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और इसमें ऑक्सीडेशन हुई तो ये खुद कहलाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। इस पे क्वेश्चन आएगा इस बार, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बुटानॉन 4 कार्बन कंपाउंड है, बुट लगेगा तो 4 कार्बन कंपाउंड है, ONE1 लगा हुआ है, ONE1 ONE1 कीटोन से है ये। बोल रहे हैं फंक्शन ग्रुप क्या होगा सर? कीटोन का होता है CO, ठीक है। तो C है ऑप्शन में, हाँ भाई C ऑप्शन में है, ऑप्शन C इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फंक्शन ग्रुप मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, बट वैसे आपको पता होना चाहिए अल्कोहल का क्या होता है? OH होता है, CHO होता है एल्डिहाइड का, इस बार हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। कीटोन का होता है, ये मैंने CHO लिखा है, ठीक है, CO, और कार्बोक्सिलिक का, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया सर जल्दी करिए आप थोड़ा। विच अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा रखी है, ट्रिक बता रखी है। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखोगे तो सबसे कम रिएक्टिविटी में मरकरी है। हो सकता है इस बार आपको क्वेश्चन आए कि एक ऐसा मेटल बताओ जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, तो मरकरी। अगर ऐसा ना आए, बच्चे जल्दी करते हैं, हो सकता है एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताओ। मैं नहीं बताने वाला, तुम लोग बताओ, तुम भी तो कुछ कर लो। एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर में, इस बार दिख सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर, कौन सा? कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ये इसका फोकस आ गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे पीछे यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी और वो कैसी बनेगी? तो हमें पता है कनकेव मिरर में जब एक ऑब्जेक्ट इधर आता है फोकस और पोल के बीच, तभी इमेज उसकी बैक साइड बनती है और सीधी बनती है, बाकी तो इमेज उल्टी बनेगी। उल्टी इमेज ऑप्शन है तो हाँ भाई इन्वर्टेड है। इमेज बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी? तो इमेज बनती है छोटी। अगर आप भूल चुके हो तो ये लो क्विक रिवीजन में यहाँ देख लो, ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है छोटी साइज की, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी। अब यहां से देखेंगे, हमारी यहां पे लाइट चली गई थी और लाइट जाने की वजह से, अरे यार सॉरी बच्चों, लाइट चले गई थी और लाइट जाने की वजह से स्मार्ट बोर्ड चलना बंद हो गया था। अब लाइट आई है तो आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन विद स्टीम? स्टीम से रिएक्ट करा रहे हैं हम आयरन को, है ना। तो हमारे पास ये आयरन है, इसको रिएक्ट कराएंगे स्टीम के साथ। सर स्टीम तो वाटर ही है गैस की फॉर्म में। रिएक्ट कराने के बाद कौन सा ऑक्साइड बनेगा? तो हमें पता है ऑक्साइड बनता है Fe3O4, ऑप्शन तो ये होगा, ठीक है। और साथ में जो गैस बनेगी वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस। तो Fe3O4, तो Fe3 यहाँ अगर ले रहे हैं तो यहाँ भी हम 3 लगाएंगे। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे आप 4 लगा दोगे, है ना, तो ऑक्सीजन हो जाएगी बैलेंस, और हाइड्रोजन बच गई तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो बच्चा सब हो गया बैलेंस। अगर रिएक्शन भी पूछ लेते बैलेंस करने के लिए तो इस अप्रोच से आप कर सकते हैं। चलिए, द प्रोसेस वेयर अनफर्टिलाइज्ड एग इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी विद ब्लड इज नोन एज। तो नॉर्मली तो फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग होता है, हर महीने एक ओवरी एग रिलीज करती है, दूसरे महीने दूसरी ओवरी एग रिलीज करती है। एग ओवरी से निकल के फिलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी रीजन में आके वेट करता है। फिलोपियन ट्यूब के एक पार्ट है एम्पुलरी रीजन, है ना, वहां पे वेट करता है। अगर स्पर्म एंटर किया, स्पर्म उससे फ्यूज करेगा और ये बन जाएगा जाइगोट, और फिर ये इम्प्लांट हो जाएगा आके यूट्रस में। बट अगर ऐसा नहीं होता, हर महीने तो ऐसा नहीं होता, तो ओवम जो है वो नीचे आएगा और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी जो लाइनिंग होगी
लाइनिंग जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं वो उसके साथ जो है बाहर आ जाएगी बॉडी से, और ब्लीडिंग जिसे कहते हैं होगी, या पीरियड जिसे कहते हैं, या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो ये उस पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मेंस्ट्रुएशन होगा, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आया हुआ है। आपसे इस बार हो सकता है ये आए कि बताओ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, तो फर्टिलाइजेशन होती है फिलोपियन ट्यूब में। द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्कॉटम बिकॉज। तो बच्चों सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक और रिप्रोडक्शन से 2 ऑब्जेक्टिव दिख चुके हैं यहाँ पे, इसका आंसर आप देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। स्पर्म फॉर्मेशन, ऐसा क्यों होता है कि जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती हैं। स्पर्म फॉर्मेशन को कम जो स्पेस जो चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए होती है। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर, इसे लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर हायर टेम्परेचर, या दोनों ए और सी। अब आप ये बताएंगे, ठीक है। ये आप पे हमने बात छोड़ दी सर, आपने हम पे छोड़ दी, ये सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि तुम लोग भी कुछ करो, वीडियो पढ़ रहे हो तो पता चले हमें कि वीडियो आपने देखी है। द डीकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम, डीकम्पोजर वो होते हैं जो डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, है ना। जो भी वेस्ट होगा उस सबको डिकम्पोज करते हैं। तो ये कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल को नहीं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को तो नहीं करते। कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक, हाँ भाई ऑर्गेनिक मटेरियल वो होता है जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। इनऑर्गेनिक हो गया जिसमें या तो खाली कार्बन हो, या तो खाली हाइड्रोजन हो, या दोनों ना हो। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि हमारा वेजिटेबल का वेस्ट वगैरह जो कुछ भी है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेगा। इनऑर्गेनिक में आगे आपके CO2 H2O इन चीजों में कन्वर्ट करता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ अपना खाना कौन सी चीजों से बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफ अपना खाना इनऑर्गेनिक चीजों का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल लगेगा, क्लोरोफिल लगेगा, ये 4 चीजें चाहिए होती है। बढ़िया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी टेम्परेचर जो है वो करता है मेंटेन। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता कि हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस कौन करता है कंट्रोल, तो बी से बैलेंस और बैलम याद रखना, ठीक है, सेरिबैलम। और अगर यहाँ क्वेश्चन है बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करेगा, तो ये करता है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो पेन के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है, तो वो आप उसमें भी करोगे हाइपोथैलेमस, है ना। तो जब हमें एनेस्थीसिया वगैरह कोई सर्जरी होती है उससे पहले एनेस्थीसिया वगैरह के इंजेक्शन वगैरह जो लगाए जाते हैं ना, तो वो हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट को सप्रेस करती है, थोड़ी देर के लिए बंद करती है, समझ लो। वो पार्ट कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है कि थैलेमस होता है, हैं? चलिए आप लोग सोए हुए हो, वो थैलेमस होता है, हाँ, जो बोल दो भाई वही है। अच्छा, असर्शन रीजनिंग है आगे। असर्शन रीजनिंग सर बड़ी परेशानी आती है, पढ़ोगे तो परेशानी नहीं आएगी मुन्ना। When a compass needle is moved away from a current carrying straight wire, deflection of needle decrease। ये इससे अगर करंट जा रही है, इसके पास मैंने वो कंपास रख दी जो नॉर्थ साउथ दिखा रही है, तो ये ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर मैं दूर लेता जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी। तो भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती है मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर। तो ये इसी का रीजन है। बढ़िया, आप सर आपने पहले बता दिया था इसका रीजन ये होगा। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर आ जाएगा ए। असर्शन टू पुबर्टी, एट पुबर्टी ह्यूमन मेल डेवलप्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सच बात है, जब पुबर्टी आती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती है। देयर इज डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अरे नहीं, सिक्रीशन तो तब बढ़ेगी, टेस्टोस्टेरोन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को यही तो देखता है। तो ये सही है, ये गलत है। तो ए इज ट्रू, बी इज सॉरी आर इज फॉल्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 सर बढ़िया। क्वेश्चन नंबर, देयर इज ऑलवेज इंटरेक्शन बिटवीन इकोसिस्टम। सच बात है, इकोसिस्टम होता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट की आपस में इंटरेक्शन, बिल्कुल सच है। एंड इकोसिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ सस्टेनिंग, बिल्कुल सच बात है, ये खुद से ही सब कुछ मैनेज करता है। तो ये इसका रीजन भी है, और ये दोनों ठीक आ जाएंगे। तो ए ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 19 आपका चलो आ ही गया, तो बता देता हूं कि व्हाट हैपेंड टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो ये अगर मेरे सामने स्टाइलस ही है, ये इतनी दूरी पे है, तो इसकी इमेज कैसी बन रही है, इसको और दूर पे ले जाऊंगा तो क्या होगा इमेज को, ये पूछा है। इमेज डिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस क्या चेंज हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करें तो। कनकेव लेंस वगैरह में तो हम ये चीजें देख रहे थे, मिरर में सॉरी ये चीजें देख रहे थे, है ना। तो अब ये होता है कि नहीं होता, तो भाई नहीं होता। क्यों? कि हम ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी ले जाएं, इमेज हमेशा बनेगी रेटिना पे, है ना। तो रेटिना से लेके लेंस का डिफरेंस सेम ही रहने वाला है, इमेज को जहां मर्जी ले जाओ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोस और आए, बाकी के आपके पेपर भी इस तरीके से डिस्कस किए जाएं और आप इस बार एग्जाम में फोड़ के आओ, तो भैया कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका रिप्लाई करो और मस्त रहो।